तो एक तो हमारा जलवायु नियंत्रण है वो इसी अरावली रेंज के कारण है। और केवल आप इन 4 राज्यों की बात मत करो, अगर ये अगर अरावली रेंज पे को कोई नुकसान होता है तो केवल इन 4 राज्यों का बात नहीं है। जो मैं तो मानता हूँ इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं, जो गंगा नदी के क्षेत्र हैं, उनमें भी अगर इस को नुकसान होता है अरावली रेंज को, तो उनमें भी आंधियाँ और टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंगा नदी पर भी या उन क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इन्हीं पहाड़ियों में है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, इन्हीं पहाड़ियों में है। हम जयपुर में जहाँ पे बैठे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इसके पीछे झालाना फॉरेस्ट एरिया है, इन्हीं पहाड़ियों में है। सभी तरह की जो स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे वो एनिमल्स की हों या निवास करती हैं, और इन प्रजातियों का एक एनवायरनमेंट का विद्यार्थी होने के नाते, एक एनवायरनमेंट का या साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये सब पेड़ पौधे, ये सब जीव जंतु हमारे फूड चेन से, खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे या कोई एक लेवल पे डिस्टर्बेंस होगा तो दूसरा लेवल पे भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और जिससे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस पर हमें बहुत अच्छे से बहुत विचार करके कोई निर्णय करना चाहिए। अरावली पर्वतमाला जो कि शुरू होती है दिल्ली हरियाणा से, राजस्थान से होकर के गुजरात तक जाती है, इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला की तो ये कहा जाता है कि हिमालय से भी पुरानी है। इतिहास जो बताया जाता है कि 250 करोड़ वर्ष पुरानी ये अरावली पर्वतमाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल किसी राज्य का पड़ता है अरावली रेंज में तो वो राजस्थान है, और 90% का जो अरावली रेंज का जो एरिया है वो इसी राजस्थान में फॉल करता है। इन दिनों चर्चा का विषय भी बनी हुई है, और इसी बीच हमारी टीम भी राजस्थान में इस समय मौजूद है। इस जो ये मुद्दा चल रहा है इतने दिनों से, उस पर चर्चा करने के लिए इस समय मैं आ पहुंचा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय में। मेरे साथ इस समय यहाँ के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर एस चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करूँगा इस मुद्दे पर। सर, इस पर अगर बात की जाए, जो अरावली का मुद्दा चल रहा है, कई सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि आपका एरिया, वर्क ऑफ एरिया जो है यही है। तो मैं शुरू से जानना चाहूँगा अरावली के बारे में, इतिहास के बारे में, और जो इस समय चीज़ें चल रही हैं, फैक्ट्स क्या हैं, और इसमें जो भी ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो निर्णय लिया जा रहा है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, जब हम अरावली रेंज की बात करते हैं, अरावली पहाड़ियों की बात करते हैं, तो ये जैसा आपने भी बताया बिल्कुल सही बात है कि हम इसको मानते हैं 200 से 250 करोड़ वर्ष पूर्व ये विकसित हुई हैं, इनका विकास हुआ, ये बनी है। और हमारे जो शोध जिन लोगों ने इस क्षेत्र में किया है उनका भी ये मानना है कि जो हिमालयन रेंज है उनसे भी पुरानी है, और ये लगभग गुजरात से शुरू होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये लगभग 692 किलोमीटर का एक एरिया है जो अरावली हिल का है। और ये ना केवल हमारे से ये पर्यावरण रूप से जुड़ी हुई है, बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं, हमारी जो संस्कृति है उससे, और हमारी जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। और एक तरह से ये जो पूरी अरावली हिल है ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर अरावली हिल नहीं होगी या उसको कुछ नुकसान होगा तो हमारी लाइफ लाइन, यानी कि जो हमारा जीवन है, जो मानव जीवन है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसकी इसलिए इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है। और जैसा आपको भी ज्ञात है कि पिछले दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक केंद्र सरकार से उनका पक्ष, क्योंकि इस पर बहुत सालों से केस हो रखे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनके बारे में केंद्र सरकार से अरावली हिल के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। और एक केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल सबमिट किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि 100 मीटर या उससे ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं उनको ये अरावली हिल माना जाए। तो उस डेफिनेशन से, या हम कहें उस प्रस्ताव से, इतना कन्फ्यूजन पैदा हुआ, इतनी दिक्कतें हुई हैं कि सबको लगने लगा कि भाई ये हिमालय, अपना जो अरावली रेंज है, इस पे दिक्कतें होंगी। इसलिए ज़्यादा ये मामला अभी वर्तमान में जोर पकड़ रहा है और ज़्यादा इसमें बात हो रही है। उसके बाद जो है स्पष्टीकरण भी सरकार का आया कि 100 मीटर जो है हम सी लेवल से जो है देखेंगे, तमाम इस पर जो है राजनीति भी हो रही है। लेकिन जैसे आम जनता की मैं बात करूं, जिन तक हमारा ये वीडियो जा रहा है, तो अब हालांकि सरकार ने नोटिस जारी करके रोक भी लगा दी है, उनको आप किस तरीके, मतलब सरल शब्दों में जो है अब आप समझाना चाहेंगे, जो अभी वर्तमान में, क्योंकि रोज़ नई डेवलपमेंट हो रही है इस मुद्दे पर, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया इस मुद्दे पर जो है चीज़ें निकल करके आ रही हैं।
देखिए, सरकार की तरफ से जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरी तो सरकार से भी आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा, ये विनती रहेगी कि अगर कई बार जाने अनजाने में भी कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, तो उनका वो दोबारा उसको रिव्यू करें, उसको देखें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि कहीं पर भी कोई चीज़ चूक हुई है या पक्ष ठीक से नहीं रखा गया है, तो वो उसको देखें। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा, ये जो मुद्दा है ये एक आम जीवन से जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमें मान लो कल को 100 मीटर से, ये वैसे मैं आपको बताऊं, हम शुरुआत करते हैं कि जैसे जब ये महाद्वीपों का विकास हो रहा था, महाद्वीप बन रहे थे, उससे पूर्व की हमारी ये अरावली रेंज हम मानते हैं, उनसे पूर्व की है। तो यहाँ पे कई सभ्यताओं का जन्म हुआ है। कई हमारे जैसे रामायण है, महाभारत, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें इसका जिक्र मिलता है। कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं, कई हमारी झीलें हैं, बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारी से जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ पर भी कोई अगर चूक हुई है, समझने में कमी हुई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम केवल पॉलिटिकल वो नहीं देखें, हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों से के जीवन से जुड़ा हुआ है, एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा मुद्दा है, हमें उसी प्रकार से देखना चाहिए। और सरकार पे भी विश्वास करना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए, और सरकार को भी जन भावनाओं को देखते हुए इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल करके आता है वो आता है अवैध खनन का। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए, अभी भी अगर हम अरावली रेंज को देखने जाए तो प्रथम दृष्टया नजर आता है कि कटाई चल रही है, अवैध खनन हो रहा है। मुख्य तो यही होना चाहिए, यहाँ पर मुख्य सोच यही होनी चाहिए कि वो अवैध खनन रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कई जो है नदियों का स्रोत इसमें है, यहीं से पानी निकलता है। सेव करने का काम उत्तर भारत को ये रेंज करती है, ऐसा कहा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जैसे हम इसके एक लाभ या इसके प्रॉफिट या फ़ायदे के बारे में बात करें, तो एक तो हमारा जलवायु नियंत्रण है, वो इसी अरावली रेंज के कारण है। और केवल आप इन 4 राज्यों की बात मत करो। अगर ये अगर अरावली रेंज पे कोई नुकसान होता है, तो केवल इन 4 राज्यों का बात नहीं है। जो मैं तो मानता हूँ इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं, जो गंगा नदी के क्षेत्र हैं, उनमें भी अगर इसको नुकसान होता है अरावली रेंज को, तो उनमें भी आंधियाँ और टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंगा नदी पर भी या उन क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो ये जो अरावली रेंज है, ये जलवायु को नियंत्रित करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जैविक विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ की इन पहाड़ियों में कितनी प्रजातियों के पेड़ पौधे, कितनी प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बनाए रख रहे हैं। इसके अलावा जो खनिजों की आपने बात करी, हमारे यहाँ जो खनिज संपदा है, जो हमारे खनिज संसाधन है, वो इन्हीं पहाड़ियों से आते हैं। आपने शायद सुना होगा, खेतड़ी में कोपर सिटी के नाम से ही, क्योंकि वहाँ कोपर निकलता है, तो वो इन पहाड़ियों से आता है। इसी तरह जिंक, जस्ता जिसको हम कहते हैं, लेड है, वो सब इन पहाड़ियों से आता है। ऐसे ही अगर खनन चलता रहा या अवैध खनन होता रहा, तो ये पहाड़ियों को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अगर और नुकसान होगा तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा भी जैसे दूसरी चीज़, कुछ तो मान लो एक साधारण भाषा में भी हम समझे कि मिट्टी का कटाव, हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं। जो जल प्रबंधन है, जो जल संसाधन है, ये उसके स्रोत हमारे इनमें बहुत झील, जैसे माउंट आबू में नक्की झील है, या इधर अलवर में शीली शेड है, तो वो सब इनसे निकली हुई है झील है। बल्कि जो अलवर की झील है शीली शेड, वो तो रामसर साइट है। जो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, उस रामसर कन्वेंशन के हिसाब से जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस की जो झरने हैं या जो झीलें हैं, जिनका ग्लोबल इम्पोर्टेंस है, जिनमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व होती है, उन सबको हम वो रामसर साइट के नाम से उनको डिक्लेयर करते हैं, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो हमारी इन पहाड़ियों से कई ऐसी झीलें, कई ऐसे जल के स्रोत हैं, जैसे मैंने सिली शेड का कहा, वो तो रामसर साइट है। अगर इनको नुकसान हुआ तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आपको भी ध्यान होगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इन्हीं पहाड़ियों में है। रणथंबोर नेशनल पार्क है, इन्हीं पहाड़ियों में है।
हम जयपुर में जहाँ पे बैठे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इसके पीछे झालाना फॉरेस्ट एरिया है, इन्हीं पहाड़ियों में है। सभी तरह की जो स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे वो एनिमल्स की हों, या निवास करती हैं। और इन प्रजातियों का एक एनवायरनमेंट का विद्यार्थी होने के नाते, एक एनवायरनमेंट का या साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये सब पेड़ पौधे, ये सब जीव जंतु हमारे फूड चेन से, खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे या कोई एक लेवल पे डिस्टर्बेंस होगा तो दूसरा लेवल पे भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और जिससे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस पर हमें बहुत अच्छे से, बहुत विचार करके कोई निर्णय करना चाहिए। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर एस चौहान को, क्योंकि अगर अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल अरावली जो कहा जाता है 250 करोड़ साल पुरानी है, किस तरीके से वो जीवन माला उसको कहा जाता है यहाँ पर, और क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, कितने उसमें खनिज पदार्थ हैं, और कितनी वो इम्पोर्टेंस रखती है केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि अगर बात की जाए पूरे भारतवर्ष के लिए कितनी वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो है हम आ पहुँचे राजस्थान विश्वविद्यालय, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर एस चौहान जो कि एक्सपर्टीज़ हैं इसमें, उनसे हमने चर्चा की। अब आपने भी पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है अरावली हमारे लिए। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।